हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे समान ज्ञान यानी कि जनरल साइंस के हम लोग जो है 25 प्रश्न का डिस्कस करेंगे, जो कि आपके ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ में आपका साइंस से 1992 से लेकर के 2018 शिफ्ट तक जितने भी साइंस के प्रश्न पूछे गए उन सभी को हम डिस्कस करेंगे और प्रत्येक सेट में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और वीडियो के एंड तक बने रहिए। पूरी वीडियो को देखिए कि किस प्रकार से आपका प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया और किस प्रकार से आपका प्रश्न पूछा गया है और जो किस प्रकार से पूछे जाते हैं, जो सेट प्रश्न पर आधारित होते हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में कलेक्ट किया। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न ये रहा है, यहाँ पर आपको एक नंबर में बताना है कि जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो जब भी कोई प्रतिरक्षा बल लगाया जाता है तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई भी वस्तु, इसमें अगर हम फोर्स लगाते हैं तो ये क्या होता है कि एक सरल रेखा में कार्य करती है। जब इधर से हम फोर्स लगाते हैं तो ये क्या करता है कि एक सरल रेखा में वो क्या होता है कि कार्य करता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि 180 डिग्री का एंगल यहाँ पर आपका बनता है। तो वही यहाँ पर आपको चूंकि विपरीत दिशा में बन रहा है, जब विपरीत दिशा में बनेगा तो 180 डिग्री का एंगल बनता है हर जगह, और समान दिशा में बनता है तब वहाँ पर क्या होता है कि 0 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पर जो आपसे जो पूछा जा रहा है कि जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दोनों दिशाओं के बीच जो एंगल कितना का बनेगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है, यदि 25 kg का द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गतिमान है तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। यानी कि ग्रुप डी के एग्जाम में जो आपको 25 नंबर का पूछा जाता है, इसमें 5 नंबर का लगभग आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है। और ग्रुप डी को आप लोग जो है हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें आपका जो काफ़ी जो है इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है काफ़ी हाई लेवल का इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको काफ़ी मतलब उतना भी हाई नहीं पूछा जाएगा। कहने का मतलब है कि आपको अगर 25 नंबर का पूछा जाता है जिसमें से कि आपका लगभग 18 नंबर का नॉर्मल ही रहता है, उसके बाद जो आगे का क्वेश्चन होता है उसमें कुछ कुछ दम रहता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि यदि 25 kg के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ अगर गतिमान है तो उसके तरफ लगाया गया बल क्या होगा, यानी कि एफ के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है एफ क्या होगा। तो एफ बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है ये आपका क्या होता है एम ए होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो दिया हुआ है ये आपका त्वरण दिया हुआ, इसलिए दिया हुआ तो त्वरण का जो यूनिट होता है ये क्या होता है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यहाँ पर इसका मतलब आपको त्वरण दिया हुआ है। और मास की अगर हम बात करें तो ये आपका कितना दिया हुआ तो 25 kg दिया हुआ। तो यहाँ पर इस पर हम सेट करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 25 हो जाएगा और यहाँ पर 8 हो जाएगा। इसको अगर मल्टीपल आप करते हैं तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 200। और फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है न्यूटन, तो यहाँ पर 200 न्यूटन हो जाएगा। इसको आप बिना बनाए भी आंसर दे सकते थे, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपसे यहाँ पर जो पूछा जा रहा था, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि उसके द्वारा क्या होगा बल पूछा जा रहा था। और बल यानी कि फोर्स बल जो होता है यहाँ पर इसके लिए क्या होता है, इसका एसआई यूनिट यानी फोर्स का जो एसआई यूनिट आपका होता है इसका होता है न्यूटन। तो यहाँ पर न्यूटन देखिए सिर्फ ऑप्शन ए में ही दिया था, तो आप यहाँ पर करेक्ट आंसर ऐसे भी बना सकते थे, लेकिन आप बनाना चाहते थे क्योंकि यहाँ पर हमको आपको प्रोसेस भी बताना है, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है आपको सब न्यूटन ही दे दिया जाए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 200 न्यूटन। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। किसी बंद डिवाइस के अंदर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है तो वहाँ पर आपका 0 होता है। अगर हम मान लेते हैं कि जब कोई कभी ठनका गिरता है, अगर आप किसी भी कार के अंदर है या कोई भी अगर बंद या चाहे आप बस हो किसी के अंदर है तो वहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहाँ पर 0 होता है, जिसके कारण से वहाँ अगर आप हैं और अगर ठनका गिर जाता है तो आप क्या होते हैं कि वहाँ पर सुरक्षित रहते हैं। वही यहाँ पर आपसे पूछा रहा है कि किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ये क्या होती है, तो ये आपका शून्य होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपका जो है बार बार पूछे जाता है, और जब तक आप हाई लेवल का प्रश्न नहीं पढ़ेंगे तब तक आप जो है मेरिट लिस्ट तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन से आपका रिजल्ट होगा लेकिन मेरिट लिस्ट तक आप नहीं, जब तक आप जो है हाई लेवल के क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे तब तक रिजल्ट जो है नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको हाई लेवल का ही क्वेश्चन पढ़ना, आपको सभी प्रकार का क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। अगर 25 नंबर पूछता है तो आपको कम से कम 23 से 24 आपको यहाँ पर बनाना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है धारिता एक राशि है, तो बताइए धारिता जो है ये किस प्रकार का राशि है, ये आपको यहाँ पर बता। तो धारिता की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका अदिश राशि। धारिता कहने का मतलब है कि कैपेसिटेंस यानी कि कैपेसिटर जिसको हम बोलते हैं, तो ये क्या होता है कि कैपेसिटेंस जो होता है एक ऐसा ही डिवाइस है जो कि पंखा में लगा हुआ है, कि एनर्जी स्टोर करने की क्षमता को दर्शाता है। ये एनर्जी स्टोर करता है। जब एनर्जी स्टोर करता है तो इसका मतलब वो क्या आपका, तो वो आपका जो है मैग्नीट्यूड है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका। और वो क्या होता है उसमें देखिए जब सदिश राशि के लिए क्या होना चाहिए कि इसमें डायरेक्शन और आपका मैग्नीट्यूड दोनों होना चाहिए, लेकिन अदिश के लिए कोई एक होगा, या तो आपका डायरेक्शन होगा या तो मैग्नीट्यूड होगा। तो इसमें क्या होता है कि केवल परिणाम होता है, इसमें कोई किसी भी प्रकार का दिशा नहीं होता है, जिसके कारण हम इसको क्या कहेंगे अदिश राशि कहेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 5 नंबर में बताना है
करंट की उपस्थिति को ज्ञात होता है, तो बताइए कि करंट की उपस्थिति का मान ज्ञात होता है। तो बताइए कि करंट की जो उपस्थिति होते हैं इसके मान जो है किसके द्वारा इसको हम ज्ञात करते हैं, यानी कि कैसे हम पता करेंगे कि यहाँ पर करंट की उपस्थिति है, तो इसको जो है उत्पन्न प्रभावों के द्वारा करेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके प्रैक्टिकल के लिए जब ओरेस्टेट का प्रयोग किया गया था तो यहाँ पर क्या हुआ था कि ये जो है ओरेस्टेट का यहाँ पर मान लेते हैं छोटा सा प्रैक्टिकल के लिए कि ओरेस्टेट का प्रयोग में क्या हुआ था कि यहाँ पर विद्युत धारा को प्रवाहित किया गया था और इसके ऊपर क्या किया कि वहाँ पर सुई को रख दिया गया था। और सुई जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो आपका जो है मैग्नेटिक में क्या होते हैं कि वो उसमें खिंचा होता है, अट्रैक्शन होता है उसमें। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया गया था वायर में, तो चूंकि जब विद्युत धारा जब वायर में प्रवाहित किया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसके ऊपर क्या किया गया, तो यहाँ पर सुई लगाया गया। तो जब विद्युत धारा जब प्रवाहित किया गया तो चुंबकीय सुई क्या हो गया, तो ये जो है नाचने लगा। तो इससे क्या साबित हुआ कि विद्युत करंट की जो उपस्थिति है उसके प्रभाव से किसके प्रभाव, तो मैग्नेटिक जो इफेक्ट वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो उत्पन्न हुआ उसके कारण से वहाँ पर विद्युत धारा का प्रभाव जो है वहाँ पर पता चला। तो यहाँ पर आपको बताना है कि करंट की उपस्थिति का मान ज्ञात होता है तो इसके उत्पन्न प्रभावों के कारण से होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 6 नंबर में बताना कि नेफ्रॉन संबंधित है। तो बताइए कि नेफ्रॉन जो होते हैं ये किससे संबंधित होते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना। तो नेफ्रॉन की अगर हम बात करें तो ये आपका संबंधित होते हैं उत्सर्जन से। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट है। उत्सर्जन कहाँ पर होता है, तो ये आपके ब्रिक यानी कि किडनी में होता है। और किडनी में क्या होता है कि उसी में बोमेन संपुट भी आपका पाया जाता है, जिसमें कि काफ़ी सारे जो है कि उसमें धागानुमा आकृति बनी होती है, जिसके कारण से वहाँ पर क्या होता है कि मूत्र का जो होता है वहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है। कहाँ पर होता है, तो ये आपके ब्रिकक यानी कि किडनी में होता है, जो कि ये नेफ्रॉन से संबंधित होते हैं। जो धागे नुमा जो आकृति बनी होती है उसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। और ये कहाँ से संबंधित होता है, तो ये आपको उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सारे प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। सारे प्रश्न को आपको यहाँ पर जो है करते रहना और अटेम्प्ट करने का प्रयास करना, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो वो आपका बढ़े। जब तक आप जो कॉमेंट यहाँ पर आंसर देने का प्रयास नहीं करेंगे, यानी कि वीडियो को अगर आपको टाइम नहीं मिलता, टाइम तो यहाँ पर मिल रहा है, इतने में आपको यहाँ पर सोचना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जब तक आप नहीं सोचेंगे तब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ेगा। इसलिए आपको यहाँ पर सबसे पहले सोचना चाहिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर आपको 7 नंबर बताना कि कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो डायलिसिस की अगर हम बात करें तो डायलिसिस जो किया जाता है ये किया जाता है गुर्दा के लिए। ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना यूरिया का निर्माण होता है। तो बताइए कि यूरिया का निर्माण शरीर के कहाँ से होता है, ये आपको यहाँ पर बताते हैं। तो यूरिया की अगर हम बात करें तो ये आपका यकृत से होता है। ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा। और यकृत जो होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और अब पूछा जाता है यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत। और मानव शरीर की अगर हम बात करें कि आंतरिक ग्रंथि सबसे बड़ी कौन सी होती है, ये भी आपका यकृत होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि यूरिया के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, तो यूरिया की अगर हम बात करें कि यूरिया का जो आपका सूत्र होता है ये क्या होता है, ये आपका CH4N2O होता है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ये भी आपसे यहाँ पर पूछा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर भी आपका राइट हो जाएगा, जो कि यूरिया का निर्माण कौन होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि यकृत में होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है। तो बताइए कि लाल रक्त कणिकाएं जो होती है ये किस नाम से जानी जाती है, ये आपको यहाँ पर बताइए। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं इसको किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपको जाना जाता है इरिथ्रोमोसाइटिस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट है, इरिथ्रोसोसाइटिस के नाम से इसको जाना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट है। इसके अलावा याद रखना कि रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं इसका जीवन काल कितने दिनों का होता है, तो जीवन काल की अगर हम बात करें तो इसका जीवन काल आपका जो 120 दिनों का होता है। उसके बाद ये क्या होता है कि स्वतः इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखना 120 दिन का ये पूछा जाता है कि लाल रक्त कोशिकाओं को जो जीवन आयु काल जो होती है ये कितने दिनों का, 120 दिनों का होता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको याद रखना है कि मानव शरीर में जो ब्लड ग्रुप जो अलग अलग पाए जाते हैं ये किसके कारण से पाए जाते हैं, तो ये RBC के कारण से ही पाए जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना निम्न में से किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो पलिहा को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि ये RBC का जो मृत्यु होता है यानी कि इसका जो नष्ट होता है ये कहाँ पर होता है, तो ये आपके पलिहा में होता है। कितने दिनों के बाद होता है, तो 120 दिनों के बाद। तो ऑप्शन बी सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना कि CNG का मुख्य घटक क्या है। तो बताइए कि CNG का मुख्य घटक क्या होता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो इसका CNG का मुख्य घटक की अगर हम बात करें तो ये CH4 मीथेन होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। CNG की अगर हम बात करें तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 12 नंबर में बताना है वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ है। तो बताइए कि वह कौन सा ठोस पदार्थ है जिसका सामान्य नाम जो है ये शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जाना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। CO2 को जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा इसी प्रश्न को पूछा जाता है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है,
तो इसको हम लोग शुष्बर्ग के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न में जो अलग या विषम हो उसको यहाँ पर आपको चुनना है। तो बताइए कि यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया हुआ आपको आर्गन, नियॉन दिया हुआ है, जेनॉन दिया हुआ है, हाइड्रोजन दिया हुआ है। तो यहाँ पर से आपको छंटना है कि निम्न में से कौन सा विषम है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो आर्गन जो होता है ये आपका अकीरी गैस होता है, नियॉन भी आपका अकीरी गैस होता है, जेनॉन भी आपका अकीरी गैस होता है। यानी कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, यानी कि 6 ऐसे धातु है जो कि आपका क्या है, तो ये आपका जो है नोबल गैस है, यानी कि अकीरी गैस है। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा विषम है, ये आपको यहाँ पर छातना। तो हाइड्रोजन जो है ये आपका जो है अकीरी गैस का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि अकीरी गैस 6 होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन जो होते हैं ये क्या होता है कि आपका आर्गन के उदाहरण होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन आपका आर्गन का उदाहरण नहीं है। इसलिए यहाँ पर इन चारों की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन आपका विषम हो जाएगा, ये यहाँ पर जो है किसी से मेल नहीं खा रहा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 14 नंबर में बताना है कि हीलियम और आर्गन में क्या समानता है। तो बताइए कि हीलियम और आर्गन में क्या समानता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि हीलियम और आर्गन में किस प्रकार के समानता है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये दोनों तत्व जो है धातु है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आर्गन आपको नोबल गैस है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ऑप्शन बी में दिया हुआ दोनों धातुओं का प्रयोग गुब्बारों में किया जाता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि गुब्बारों में जो हम लोग प्रयोग करते हैं किसका करते हैं, जिसमें हीलियम का करते हैं, क्योंकि हीलियम जो है ये काफ़ी हल्की गैस होने के कारण से गुब्बारा क्या होता है कि ऊपर उड़ते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हीलियम का प्रयोग वायुयान के टायर में किया जाता है, क्योंकि ये हल्का होता है तो वायुयान को टायर में प्रयोग किया जाता है ताकि वायुयान क्या हो, आसानी से उड़ सके। इसके अलावा याद रखना कि वायुयान में जो बाहरी आवरण जो बना हुआ रहता है ये खास करके जो है एल्यूमिनियम का बना हुआ रहता है, इसलिए रहता है क्योंकि एल्यूमिनियम क्या होता है कि हल्का होता है, जिसके कारण वायुयान क्या होते हैं हल्का होते हैं और उड़ने में भी उसको सहायता मिलती है। तो यहाँ पर आपको बताना है, तो ये भी ऑप्शन बी यहाँ पर आपका गलत हो गया। और ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि दोनों में उच्च विसरण दर होती है, ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। दोनों का बाह्यतम कक्षा में पूर्णतः भरा हुआ इलेक्ट्रॉन होता है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि आर्गन और हाइड्रोजन में जो होते हैं ये दोनों में क्या होता है कि लास्ट कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन इसमें रहते हैं ये पूर्णतः भरा हुआ रहता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है मार्स गैस का प्रमुख घटक क्या है। बताइए कि मार्स गैस का प्रमुख घटक क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मार्स गैस की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, मीथेन। क्या हो जाएगा, मीथेन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि मार्स गैस का ही दूसरा नाम है क्या, मीथेन। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 16 नंबर में बताना है कि मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है। तो बताइए कि मानव शरीर में कंठ को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो मानव शरीर की अगर हम बात करें तो कंठ को जो है वायस बॉक्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, वायस बॉक्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 17 नंबर में पूछा जा रहा है दांत का एनामेल जो होता है किससे बना होता है। तो बताइए कि दांत का एनामेल किससे बना होता है। और यहाँ पर आपको याद रखना कि ये जो आपको यहाँ पर एनामेल दिया हुआ, एनामेल जो होता है ये शरीर का सबसे अगर कठोर अगर बात करें कि शरीर में सबसे ज्यादा कठोर क्या होता है आपका, तो ये आपका एनामेल होता है। ये सब प्रश्न जो ट्रेंडिंग में चलता है बार बार ये सब पूछा जाता है आपको, इसलिए आपको यहाँ पर जो है सभी को यहाँ पर तैयार रखना। ये पूछा जाता है बार बार कि एनामेल जो होते हैं ये शरीर का सबसे ठोस भाग कौन सा होता है, तो ये आपका एनामेल होता है। और यहाँ पर अगर ठोस भाग होते हैं तो ये जो किस चीज का बना होता है इसके बारे में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि दांत का जो एनामेल होते हैं ये किससे बना होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो एनामेल की अगर हम बात करें तो ये आपका कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 18 में पाचन तंत्र में मौजूद रस में डैश शामिल होता है। तो बताइए कि पाचन तंत्र में मौजूद रस में क्या शामिल होते हैं। तो इसमें आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं, HCl होते हैं। इसके अलावा अगर मनुष्य से रिलेटेड आपका अगर पूछा जाता है और वहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है पाचन तंत्र के यानी कि एसिड के बारे में अगर पूछा जाता है मनुष्य शरीर के अंदर, तो वहाँ पर हमेशा आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही वहाँ पर आपका आंसर मारना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। मानव तंत्र में जो मौजूद डैश शामिल होते हैं ये क्या होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं, यानी कि HCl होते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना कि केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है। तो बताइए कि केला जो होते हैं इसमें किस किस प्रकार का विटामिन पाया जाता है, ये आपको यहाँ पर बता। तो अगर हम केला की बात करें तो इसमें आपका विटामिन ए भी पाया जाता है और विटामिन बी भी पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें आपका मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें आपका मैग्नीशियम भी पाया जाता है, किसमें, तो आपके केला में पाया जाता है। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन में दिया हुआ है आपको ऑप्शन ए में भी ए भी दिया हुआ है और बी भी दिया हुआ है, और यहाँ बुक में जो आपका आंसर दिया हुआ है उसमें आपको यहाँ पर ए दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पर फर्स्ट आंसर जो यहाँ पर आपको ए मान लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो अगर मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो केला में आपका विटामिन ए भी पाया जाता है, विटामिन बी भी पाया जाता है, इसके अलावा मैग्नीशियम भी पाया जाता है और विटामिन B6 भी पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर अगर हम बात करें बुक के हिसाब से तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट आंसर जो आपको मारना है ऑप्शन ए मारना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, लेकिन पाया जाता है आपको तीनों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तो यहाँ पर आपको बताना है
कि 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो 1 कैलोरी बराबर अगर हम बात करें तो इसमें आपका 4.2 जूल होता है। कितना होता है, तो इसमें आपका 4.2 जूल होता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक नहीं बल्कि यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा क्योंकि 1 कैलोरी बराबर जो आपका मान होता है ये 2.4 जूल के बराबर होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको किस नंबर में बताना है कि ताप मापने हेतु उपयोग किया जाता है। तो बताइए कि ताप को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ताप को मापने के लिए थर्मामीटर का किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपको राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है ध्वनि प्रसार डैश में अधिकतम होता है। तो बताइए कि ध्वनि प्रसार ये किस में अधिकतम होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ध्वनि प्रसार की अगर हम बात करें तो ये ठोस में सबसे अधिकतम होता है। अगर हम बात करें कि ठोस में कितना होता है तो ये 5960 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है, 5960 मीटर पर सेकेंड जो होता है ध्वनि की चाल होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट की अगर हम इसके अलावा अगर हम बात करें कि वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है, ये 332 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है, 332 मीटर पर सेकेंड जो होता है इसका चाल होता है आपका वायु में। और ठोस की अगर हम बात करें 5960 मीटर पर सेकेंड होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि सोनार का पूरा नाम क्या है। तो सोनार का जो प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है जैसे कि मान लेते हैं कि कोई नाव अगर नदी में गिर जाता है या किसी भी प्रकार के अगर चट्टान है तो उसको प्रयोग कर उसका पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि सोनार करते हैं क्या है कि यहाँ से क्या करते हैं वो ध्वनि को भेजता है और कितने देर के बाद पुनः वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है, उसके हिसाब से वहाँ पर ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि सोनार का जो प्रयोग किया जाता है, यानी कि सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, ये इसके बारे में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो सोनार की अगर हम बात करें तो इसका होता है साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग होता है। ठीक है, क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया हुआ साउंड न्यूट्रलाइजेशन, तो यहाँ पर आपका ये गलत हो गया सबसे पहले। और यहाँ पर बी में दिया हुआ साउंड नेविगेशन रेंजिंग, ये भी आपका गलत हो जाएगा। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। साउंड यहाँ पर दिया हुआ न्यूट्रलाइजेशन, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि सोनार का जो फुल फॉर्म होता है ये क्या होता है आपका साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 24 नंबर में बताना है कि कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा डैश में होती है। तो बताइए कि कणों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है ये कहाँ पर होती है। तो कणों की अगर बात किया जाए तो ये सबसे ज्यादा आपका गैसों में होती है। कहाँ पर होती है, गैसों में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा रसायन जल में घुलनशील नहीं है। तो बताइए कि यहाँ किस प्रकार का रसायन है जो जल में घुलनशील नहीं है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, CaCO3, और ये क्या होता है, तो ये आपका क्रिस्टल होता है, ठोस होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट है, जो कि जल में घुलनशील नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी में दिया हुआ सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड तो नमक है, ये तो जल में घुल ही जाएगा। और नेक्स्ट में दिया हुआ लिथियम ब्रोमाइड, ये भी घुलनशील होता है। मैग्नीशियम आयोडाइड, ये भी आपका क्या होता है कि घुलनशील होते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा कि सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट जो होते हैं ये क्या होते हैं कि जल में घुलनशील नहीं, क्योंकि ये क्रिस्टल होते हैं, ठोस होते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इतने प्रश्न लेकर के आए थे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक आप जरूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।